हम मिसेलेनियस कमांड्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने पिछले सेशंस में कई सारे कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था और भी ढेर सारे कमांड्स हैं जिसके बारे में हम सीख सकते हैं। उसी के साथ साथ हम पैकेज मैनेजमेंट नाम का एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट, और वहां पे हम स्पेसिफिकली एपीटी हाइफन कैशे, यम, ब्रू ऐसे अलग अलग कमांड्स के बारे में भी देखेंगे, राइट। चलिए इनको एक एक करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं सुपर यूजर एंड फाइल परमिशंस के बारे में। ओके, सो जाहिर सी बात है, जब आप लिनक्स सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इट्स समथिंग कॉल्ड एज अ रूट यूजर। लिनक्स सिस्टम्स में रूट यूजर नाम का एक यूजर होता है। ओके, सो ये बेसिकली एक ऐसा यूजर है जिसके पास सारे के सारे कमांड्स और सारे के सारे फाइल्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक्सेस करने का परमिशन होता है। ओके, सो इसको यूजुअली सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। ओके, तो रूट यूजर क्या है? बेसिकली एक ऐसा यूजर जिसके पास सारे के सारे फाइल्स और सारे के सारे कमांड्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक्सेस करने की परमिशंस होती हैं। ओके, और इन जनरल जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो हम एक टिपिकल यूजर की तरह ही लॉगिन करते हैं, है ना। आपका एक यूजर नेम होता है, कोई पासवर्ड होता है उसका, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स रह सकते हैं, है ना। ये भी हमने समझा था अच्छे से। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम अलग अलग सर्वर्स रन कर रहे हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है कि हर एक यूजर को उस सर्वर को मॉडिफाई करने की परमिशन हो, है ना। तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें जिसमें मल्टीपल यूजर्स हैं तो हर एक यूजर का अपना खुद का एक दायरा होता है, मतलब उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसके मुताबिक उनको कोई ना कोई कमांड या कोई ना कोई फाइल्स को एक्सेस करने की या रन करने की परमिशंस होती हैं। और फिर आपके यूजर लेवल परमिशंस जो होती हैं उनसे एलिवेट होकर उनसे ऊपर जाके एक रूट यूजर की तरह एक्ट करते हुए आप टेम्पररीली वो कमांड्स रन करेंगे, राइट। ये टिपिकल फंक्शनैलिटी होती है इसकी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल यूजर की तरह लॉगिन करूंगा। ओके, और जैसे कि हमने समझा है एक नॉर्मल यूजर की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना, और मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कोई ना कोई कमांड रन करना है ना। तो उन सिचुएशंस में एक रूट यूजर की तरह, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ऊपर चल के एलिवेट करके मेरे प्रिविलेजेस को, मेरे एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस को एलिवेट करके उनसे बाईपास करके हम ऊपर जाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए sudo sudo नाम का एक कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से एक नॉर्मल यूजर को भी टेम्पररीली रूट यूजर वाली परमिशन आती हैं। ओके, तो sudo नाम का कमांड यूज करके आप चाहे नॉर्मल यूजर ही हो, ओके, आपको टेम्पररीली रूट यूजर के परमिशंस मिलते हैं। ओके, और फिर हमारा प्रिविलेजेस या एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो जैसे जैसे हम रूट यूजर बनेंगे, रूट यूजर के द्वारा मतलब उस पर्टिकुलर परमिशंस के द्वारा जो जो कमांड्स हम रन करना चाहते हैं, जो फाइल्स हम एक्सेस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, राइट। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? sudo नाम का कमांड चाहिए। वो टेम्पररीली किसी भी नॉर्मल यूजर का प्रिविलेज जो है, मतलब उनकी जितनी एक्सेसेस हैं, है ना, उनको इंक्रीज करता है रूट यूजर के लेवल की तरह, ताकि उस टेम्पररी अमाउंट ऑफ टाइम में ये नॉर्मल यूजर एक रूट यूजर वाले काम कर पाए। As simple as that, okay? और इसको यूज करना भी बहुत ही आसान है। sudo लिखेंगे, उसके बाद जो भी कमांड आप रन करना चाहते हैं वो, राइट। आप बेसिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रहे होंगे कि देखो मैंने sudo यूज किया है तो ये जो कमांड है ये आप रूट यूजर की तरह एग्जीक्यूट करो करके, राइट। और जनरली जब भी आप sudo यूज करते हैं तो एक पासवर्ड पॉपअप आता है। क्यों? क्योंकि आप एक रूट यूजर की तरह काम कर रहे हैं तो रूट यूजर का पासवर्ड देना पड़ेगा, है ना। तो जब भी आप sudo यूज करेंगे एक छोटा सा पासवर्ड प्रॉम्प्ट आएगा जहां पे आपको पासवर्ड टाइप करना होगा रूट यूजर की तरह काम करने के लिए, राइट। चलिए एक और कमांड के बारे में देखते हैं। तो विच नाम का एक और कमांड है। ओके, जनरली जब भी आप लिनक्स सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो जो भी कमांड हम रन करते हैं, चाहे वो ls हो, echo हो या फिर sudo हो, कुछ भी हो, राइट, जो भी कमांड हम रन करते हैं वो एक्चुअली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जो आपके लिनक्स सिस्टम के फाइल सिस्टम में रहता है। ओके, अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है समझते हैं अच्छे से। ओके, तो जब भी आप एक टेक्स्ट फाइल के साथ काम करेंगे, है ना, एक टेक्स्ट फाइल के साथ कैसे काम करेंगे, आप सीधा उस फाइल को ओपन करेंगे, है ना, उस फाइल पे डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। ओके, ओपन करने के बाद या तो उसमें कुछ लिखेंगे या तो उसको पढ़ेंगे आप, है ना, और फिर उसको सेव करके क्लोज कर देंगे आप, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, उसको रीड किया ना कि एग्जीक्यूट, है ना। अब मान लीजिए आपके पास गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम वाला आइकन होता है आपका, है ना, वो एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को आप एग्जीक्यूट करेंगे या फिर रन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसे जिस पर्टिकुलर फाइल को आप रन कर सकते हैं उनको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ओके, सिमिलरली जो भी कमांड आप लिनक्स सिस्टम्स के अंदर रन कर रहे हैं वो हर एक कमांड एक एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर आपने ls टाइप किया तो ls जो भी काम करता है उस काम को करवाने के लिए कोई ना कोई पीस ऑफ कोड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर रहेगा। ओके, तो ऐसे किसी ना किसी एग्जीक्यूटेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब मान लीजिए आपने एक कमांड रन किया तो उस पर्टिकुलर कमांड का सोर्स क्या है, वो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल कहां पे स्टोर्ड है, ये देखने के लिए आप विच नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटेबल हो, आप विच स्पेस जो भी कमांड आप देना चाहते हैं वो अगर मेंशन करेंगे तो सीधा आपको उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल का पाथ दिख जाएगा। ओके, चलिए इसके एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम, राइट। तो अभी मैं कहां पे हूं, कोड प्लेग्राउंड के अंदर, है ना। और अभी हमने क्या देखा, विच नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर कमांड के एग्जीक्यूटेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। मान लीजिए मैंने टाइप किया विच स्पेस ls, राइट, सो ls, और ये कहां मिला हमें, /bin/ls, रूट फोल्डर के अंदर bin नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर ये ls नाम का कमांड है ना, इस कमांड का एग्जीक्यूटेबल है। ओके, सिमिलरली मान लीजिए विच echo, ये भी bin में ही है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स गेट बैक।
राइट तो हमने विच के बारे में देख लिया। किसी भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल का अगर आप एक पाथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो विच नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे आप। ओके, सिमिलरली मान लीजिए हमने अभी क्या सीखा, एक रूट यूजर होता है और टिपिकल यूजर्स भी होते हैं, ये हमने देख लिया था, है ना। तो मान लीजिए आपको एक नया यूजर ऐड करने की जरूरत पड़ गई। ओके, आपके पास ऑलरेडी 4-5 यूजर्स हैं, एक नया यूजर उस सिस्टम में ऐड करने की आपको जरूरत पड़ गई। ओके, तो उन सिचुएशंस में आप यूजर ऐड USERADD सीधा सीधा ओके, तो यूजर ऐड नाम का ये जो कमांड है इसको यूज करके एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और क्योंकि हम इस नए यूजर को सिस्टम लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सिस्टम लेवल का कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक रूट यूजर की तरह ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम रूट यूजर की तरह काम करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, sudo, राइट। तो यूजर ऐड करने से पहले हमेशा आपको क्या यूज करना है, sudo। ओके, इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। ओके, sudo स्पेस यूजर ऐड स्पेस जो भी यूजर नेम आप मेंशन करना चाहते हैं वो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी नाम का एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो sudo स्पेस यूजर ऐड स्पेस अभी, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना, और व्हाट्सएप में अलग अलग ग्रुप्स होती होंगी, आपका फैमिली ग्रुप होता है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, है ना। और इस ग्रुप में किसी भी नए यूजर को ऐड करने की परमिशंस किसके पास होती है, व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ओके, सिमिलरली आप सीधा इस यूजर ग्रुप के अंदर, मतलब आपके लिनक्स सिस्टम के या आपके कंप्यूटर के यूजर्स के साथ साथ एक नया यूजर ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड करना पड़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ऐड करना पड़ेगा, और इसीलिए हम sudo कमांड यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। तो इसको क्लियर ऑफ कर देते हैं हम। ओके, और मुझे क्या चाहिए, एक नया यूजर ऐड करना है मुझे, है ना। तो क्या करूंगा मैं, sudo, क्योंकि जाहिर सी बात है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम सिस्टम लेवल का चेंज कर रहे हैं। ओके, तो sudo स्पेस यूजर को मुझे ऐड करना है, यूजर ऐड, और यूजर नेम क्या हो गया अभी। ओके, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया हो गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो क्योंकि मैंने sudo यूज किया है यहाँ पे तो यूजर मेरा रूट यूजर परमिशंस जो है वो एप्लीकेबल होगा और अभी नाम का एक नया यूजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है इसका, sudo स्पेस यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम। ओके, राइट। अब मान लीजिए क्योंकि हमने यूजर क्रिएट तो कर लिया है, उनका कोई पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, है ना। जाहिर सी बात है जब भी आप लॉग इन करते हैं आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों देते हैं, है ना। तो अभी जो मैंने अभी नाम का ये जो यूजर क्रिएट किया है इसके लिए मुझे कोई ना कोई पासवर्ड तो सेट करना पड़ेगा, है ना। तो पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड क्या है, पासवर्ड, PASSWD, यहां ध्यान रखिएगा जीरो नहीं है, ओ नहीं है वहां पे पासवर्ड के अंदर। ओके, सो PASSWD ये जो टर्म है इसको यूज करना है आपको। ओके, तो किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर या नए नए क्रिएटेड यूजर का अगर आप कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो PASSWD पासवर्ड नाम का ये कमांड जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा क्योंकि आप एक सिस्टम लेवल पे चेंज कर रहे हैं, यूजर सिस्टम लेवल पे एग्जिस्ट करता है ना। तो सिस्टम लेवल पे जब आप चेंज कर रहे हैं तो फिर से आपको sudo की परमिशन चाहिए होंगी, रूट की परमिशन चाहिए होंगी, है ना। तो इसीलिए आप सीधा sudo स्पेस PASSWD पासवर्ड का जो कमांड है वो स्पेस अभी मेंशन कर सकते हैं, यूजर नेम मेंशन कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही आप ये ऐसे मेंशन करेंगे आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा न्यू पासवर्ड करके, वहां पे आप इस यूजर का पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। फिर से आपको चेक करने के लिए रीटाइप न्यू पासवर्ड वाला प्रॉम्प्ट दिखेगा, वहां पे आपको वही पासवर्ड फिर से देना होगा और पासवर्ड सेट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा जब भी आप लिनक्स कमांड लाइन के साथ काम करेंगे आप जो भी पासवर्ड टाइप करते हैं वो आपको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके, राइट। तो हमने क्या किया, अभी नाम का एक यूजर जो है वो क्रिएट कर लिया, है ना। अभी हमें क्या करना है, इसका एक पासवर्ड सेट करना है और उसके लिए कमांड क्या है, sudo, क्योंकि सिस्टम लेवल का चेंज है। ओके, स्पेस क्या करना है, पासवर्ड का कमांड क्या होगा, PASSWD। ओके, याद रखिएगा वर्ड में OR नहीं है। ओके, PASSWD पासवर्ड वाला कमांड है ये। ओके, और फिर किसका पासवर्ड सेट करना चाहते हैं हम, अभी नाम के यूजर का। ओके, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या हुआ, ये मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। ओके, मान लीजिए मैंने कोई पासवर्ड दे दिया, राइट। तो कोई रैंडम पासवर्ड दे दिया मैंने। ओके, याद रखिएगा लिनक्स सिस्टम्स में जब भी आप पासवर्ड टाइप करने की कोशिश करें आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, राइट। तो ये मुझे पासवर्ड फिर से टाइप करने की कोशिश कर रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 या कोई भी पासवर्ड जो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है वो, राइट। तो जो भी पासवर्ड मैंने दिया वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने पासवर्ड कैसे सेट करना है, एक यूजर कैसे क्रिएट करना है, ये दोनों हमने देख लिया, है ना। मान लीजिए आप एक यूजर की तरह है, यूजर नंबर 1 की तरह है, बट आपको कोई कमांड किसी दूसरे यूजर की तरह रन करना है, रूट की तरह नहीं बट किसी दूसरे यूजर की तरह रन करना है। तो क्या करेंगे आप, हम इतना तो जानते हैं कि अगर आपको रूट यूजर की तरह रन करना है तो हम sudo नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको किसी दूसरे यूजर की तरह रन करना है तो आप su नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सीधा सीधा जिस पर्टिकुलर यूजर नेम के साथ आप ये काम करना चाहते हैं su स्पेस वो यूजर नेम मेंशन कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है su स्पेस -C स्पेस जो भी कमांड आप रन करना चाहते हैं वो फॉलोड बाय यूजर। ओके, राइट। तो ऐसे करके इसको आप ट्राई आउट भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, रूट यूजर की तरह रन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, sudo। ओके, किसी दूसरे यूजर की तरह ट्राई करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, su नाम का इस कमांड को यूज करते हुए आप सीधा सीधा कोई भी कमांड किसी भी यूजर की तरह रन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस यूजर को ये कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन हो। ओके, राइट। और जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक कमांड है और ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट कहां करता है, इसका एग्जीक्यूटेबल कहां पे है, तो आप विच नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, है ना।
ना। अगर आपको एक नया यूजर ऐड करना है तो यूजर ऐड नाम का कमांड यूज करेंगे। उस यूजर का पासवर्ड सेट करना है या बदलना है तो PASSWD यूज करेंगे, है ना। ऐसे अलग अलग कमांड्स के बारे में हमने सीख लिया। ओके राइट, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जो है ऑथराइजेशन। ओके, जाहिर सी बात है हमने ये देखा था कि हर एक यूजर का खुद का कुछ ना कुछ एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होता है करके, राइट। मतलब अगर उस यूजर के पास कुछ फाइल्स हैं तो उन फाइल्स पे सम एक्स टाइप ऑफ काम जो है वो करने के लिए यूजर को परमिशंस होती है ना। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई फाइल्स हैं तो ऑथराइजेशन ये डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर यूजर उस पर्टिकुलर फाइल पे कौन कौन से काम कर सकता है करके। ओके, और जब भी आप ऑथराइजेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पे दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक होता है ओनरशिप, जो बेसिकली बताता है कि ओनर कौन है। ओके, और दूसरा है परमिशंस, मतलब उस ओनर के पास इस फाइल के साथ कौन कौन से काम करने की परमिशंस है करके। ओके, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यूजर ओनरशिप। ओके, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी के साथ काम करने की कोशिश करें तो वहां पे तीन टाइप के कैटेगरीज होती हैं। ओके, एक होता है उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का ओनर, जो बेसिकली जिस यूजर ने क्रिएट किया हो या जो बेसिकली उसका ओनर हो। ओके, और ग्रुप ऑफ यूजर जो इसको एक्सेस कर सकते हैं विद स्पेसिफिक परमिशंस। ओके, और सिमिलरली अगर यूजर अगर ओनर नहीं है या फिर अगर ग्रुप में भी नहीं आता है तो अदर्स नाम की कैटेगरी में चले जाएगा। ओके, सो कोई भी अदर यूजर जो इस पर्टिकुलर दोनों टाइप्स में एग्जिस्ट नहीं करता बट इन फाइल्स या डायरेक्टरीज को वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक्सेस कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और जाहिर सी बात है ये ओनरशिप की बात थी, है ना। तो अगर ओनरशिप की बात हो तो तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ओनर जो बेसिकली ओनर है। ओके, दूसरा होता है ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ यूजर्स जो इस पर्टिकुलर फाइल के साथ काम कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है अदर्स, जो बेसिकली इन दोनों एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के अंदर नहीं आता करके, राइट। सिमिलरली जब आप परमिशंस की बात करें तो वहां पे भी तीन टाइप की परमिशंस होती हैं। एक तो होता है रीड, मतलब आप उस फाइल को पढ़ सकते हैं बस। ओके, दूसरा होता है राइट, आप उस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, और फिर एग्जीक्यूट, अगर वो फाइल एक एग्जीक्यूटेबल है आप उस फाइल को रन भी कर सकते हैं करके, राइट। तो हर एक यूजर कैटेगरी में ये तीनों परमिशंस डिफाइन करी जाती हैं। ओके, एज एन ओनर या फिर एज ए यूजर आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप उस फाइल को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली एज ए ग्रुप ऑफ यूजर्स क्या आप उसको रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर इन दोनों कैटेगरीज में नहीं है तो आप अदर्स में होंगे। ओके, एज एन अदर, एज कोई बाहरी यूजर क्या आप उसको रीड राइट या एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये, राइट। सो हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहे आप कोई भी फाइल ले लीजिए दो कैटेगरीज आती हैं, दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक होता है ओनरशिप, वो फाइल उस पर्टिकुलर फाइल की ओनरशिप क्या है, किसके पास है ओनरशिप। ओके, और उन ओनर्स के पास कौन कौन सी परमिशंस हैं जिसके मुताबिक वो इन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे या फिर रीड कर पाएंगे या राइट कर पाएंगे करके, राइट। चलिए इसको एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। ओके, तो जैसे हमने पहले देखा था, पहले कई सारे एग्जांपल्स में देखा था कि जब भी आप ls-l वाला कमांड रन करते हैं तो एक पर्टिकुलर फाइल के लिए या चाहे जितने भी सारे फाइल्स हों उनके बारे में एक बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है आपके लिए, है ना। तो उसमें सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है जो DRWX ऐसा एक पैटर्न दिखता है हमें, है ना। तो वो बेसिकली आपके परमिशंस के बारे में बात करता है। ओके, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम बाद में आगे चल के इसके बारे में समझेंगे, राइट। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो जब भी आप ls-l रन करते हैं तो उस पर्टिकुलर कमांड में जो भी आउटपुट आता है उसका सबसे अगला हिस्सा, सबसे आगे वाला हिस्सा जो है वो बेसिकली परमिशंस के बारे में बताता है। ओके, तो परमिशंस क्या है उस पर्टिकुलर फाइल की ये बताता है। ओके, तो याद रखिएगा अगर उस पैटर्न में सबसे आगे अगर D है, ओके, जब भी अगर आप D देखेंगे वहां पे तो क्या है बेसिकली वो डायरेक्टरी कहलाता है। ओके, किसी भी डायरेक्टरी के बारे में जब आप देखेंगे तो D इक्वल टू डायरेक्टरी। ओके, अगर D के बजाय वहां पे हाइफन है, माइनस है, तो उसका मतलब क्या है वो एक फाइल है करके। ओके, तो इस पैटर्न की मदद से क्या होगा आपको ये समझ आ जाएगा कि आप जो पर्टिकुलर फाइल देख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है वहां पे, क्या वो एक एक्चुअल फाइल है या एक डायरेक्टरी है करके। ओके, और इस पहले कैरेक्टर के बाद आने वाले जो तीन कैरेक्टर्स होते हैं वो ओनर के परमिशंस बताते हैं। ओके, रीड का मतलब R होगा, ओके, राइट का मतलब W होगा और एग्जीक्यूट का मतलब X होता है। और अगर कोई भी परमिशन नहीं है वहां पे तो हाइफन, नो परमिशंस। ओके, और अगर आप यहीं पे देखेंगे, इसी एग्जांपल में देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास sample.txt नाम का एक फाइल है। ओके, और फाइल कैसे पता चला हमें, सबसे पहला कैरेक्टर जो है, सबसे आगे वाला कैरेक्टर जो है दैट्स अ डैश, है ना, एक हाइफन है, तो इसका मतलब क्या है वो डायरेक्टरी तो है नहीं, है ना, और वो एक फाइल है। उसके बाद क्या हुआ, तीन कैरेक्टर्स, है ना, RW माइनस लिखा हुआ है वहां पे, हाइफन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले तीन कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो बाकी आने वाले जो 9 कैरेक्टर्स हैं उस पहले वाले पैटर्न में। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे आगे वाला कैरेक्टर क्या बताता है, अगर D है तो डायरेक्टरी, अगर हाइफन है तो फाइल। ओके, उसके बाद आने वाले 9 कैरेक्टर्स जो हैं वो 3 हिस्सों में बंटते हैं। ओके, और सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहले 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक यूजर के बारे में या ओनर के बारे में बताते हैं, ओनर की परमिशंस क्या है ये बताते हैं। ओके, और फिर अगले 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप के बारे में बताते हैं, ग्रुप परमिशंस के बारे में। ओके, सिमिलरली आने वाले जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स होते हैं वो अदर्स कैटेगरी में होते हैं, है ना। हमने क्या समझा था अभी, चाहे जितने भी सारे कैटेगरीज हो, है ना, जो 3 ओनरशिप वाली कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी के अपने अपने स्पेसिफिक रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस जो है वो होती हैं करके, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, sample.txt जो है वो एक फाइल है, कैसे पता चला हमें, सबसे पहले कैरेक्टर की वजह से। ओके, उसके बाद वाले 3 कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो RW माइनस लिखा हुआ है, मतलब इस
इस फाइल का ओनर जो है वो इस फाइल को पढ़ सकता है और एडिट भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, बट इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है इनके पास। ओके, ये समझ लिया हमने। ओके, सिमिलरली उसका अगले 3 कैरेक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो RW माइनस है फिर से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ओनर ही नहीं, ग्रुप्स भी इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, RWX लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अदर्स कैटेगरीज में जो भी लोग हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया है ना, राइट। सो मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फाइल का या फिर किसी पर्टिकुलर यूजर का परमिशन जो है वो चेंज करना चाहते हैं। ओके, हमने इतना तो समझ लिया कि RWX क्या होता है, अगर हाइफन है तो नो परमिशन है, ये भी हमने समझ लिया। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फाइल का किसी यूजर के साथ उसका परमिशन चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए ये जो यूजर है RW माइनस लिखा हुआ है, उसको आप RWX में बदलना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। ओके, सो जब भी आप परमिशन को बदलने की बात करें तो क्या करना है आपको, chmod नाम का एक कमांड जो होता है उसको यूज करना है, चेंज मोड बेसिकली। ओके, सो chmod का मतलब क्या है, चेंज मोड। ओके, आप जिस किसी भी पर्टिकुलर फाइल का परमिशन चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, chmod स्पेस जो परमिशन आप चेंज करना चाहते हैं वो सीधा ले जाके उसके साथ साथ फाइल नेम, जिस पर्टिकुलर फाइल के बारे में आप ये चेंजेस करना चाहते हैं करके, राइट। सो जाहिर सी बात है हर एक सेट ऑफ परमिशंस के लिए हर एक पैटर्न होता है उसके लिए यूनिकली, है ना, एक पर्टिकुलर नंबर होता है उनके लिए, राइट। मान लीजिए अगर आपको 0 परमिशंस देनी है ना, क्या करेंगे, रीड भी नहीं है, राइट भी नहीं है, एग्जीक्यूट भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तीनों डैशेस होंगी, है ना। तो तीनों डैशेस को बाइनरीली कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 000, है ना। अगर 0 है तो माइनस है, ऐसे मान लीजिए, है ना, नो रीड नो राइट नो एग्जीक्यूट परमिशंस। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप, रीड नहीं है तो माइनस है, राइट नहीं है तो फिर से माइनस है ना, या फिर हाइफन बोल सकते हैं आप इसको, राइट। और फिर एग्जीक्यूट परमिशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, -x आएगा। ओके, और क्योंकि एक परमिशन दिया हुआ है तो क्या होगा, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0, क्योंकि रीड 0 है, राइट भी 0 है, एग्जीक्यूट एग्जिस्ट करता है ना, तो 001 आएगा। एंड सिमिलरली अगर सिर्फ और सिर्फ आप राइट परमिशन देना चाहते हैं तो क्या होगा, रीड हाइफन है, राइट का W आएगा और फिर एग्जीक्यूट भी हाइफन आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 010 की तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, है ना। सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ रीड परमिशन देना चाहते हैं, क्या होगा, रीड ही एग्जिस्ट करेगा, राइट और एग्जीक्यूट में हाइफन आ जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, 100 आएगा। आप राइट एंड एग्जीक्यूट देना चाहते हैं तो रीड 0 होगा, राइट और एग्जीक्यूट 11 होंगे, 011 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। ऐसे करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप अलग अलग परमिशंस को असाइन कर सकते हैं। ओके, तो हर एक कैरेक्टर जो है एक एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको उल्टा आगे जाके एक डेसिमल नंबर की तरह मेंशन कर सकते हैं हम, है ना। अगर मान लीजिए नो परमिशंस देने हैं तो 000 है, 000 का मतलब क्या हुआ, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू 0 आएगा, है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ रीड परमिशंस देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, 100, है ना। अगर 100 जो बाइनरी में है उसको आप एक नॉर्मल नंबर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4। अगर मान लीजिए तीनों के तीनों परमिशंस एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है, RWX होगा, राइट। तो उसका मतलब क्या है, उसका सिमिलर नंबर क्या होगा, 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल का परमिशंस चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको chmod चेंज मोड नाम का कमांड यूज करना है और फिर जो भी परमिशंस आप मेंशन करना चाहते हैं, 7 हो या 8 हो या 7 4 6 ऐसा कुछ ना कुछ हो, तो वो परमिशंस मेंशन कर सकते हैं एंड उसके बाद फाइल नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओके, तो मान लीजिए ये जो sample.txt आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा था, ओके, तो उसकी परमिशंस बदलना चाहते हैं आप, है ना। तो कैसे पर्टिकुलर परमिशंस थे इसके, सबसे पहले रीड एंड राइट था यूजर का, ओके, रीड एंड राइट था ग्रुप का, रीड राइट और एग्जीक्यूट था इन पर्टिकुलर अदर्स का, है ना। सो अदर्स वाले कैटेगरी के रीड राइट और एग्जीक्यूट के परमिशंस थे। ओके, अब मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो यूजर है उसको रीड राइट और एग्जीक्यूट वाले परमिशंस देना चाहते हैं और ग्रुप का जो है रीड एंड राइट वैसे का वैसा ही रखना चाहते हैं और अदर्स क्योंकि बाहरी लोग हैं उनको एक्सेस की जरूरत नहीं है, हम उनको सिर्फ और सिर्फ रीड पे रखना चाहते हैं। ओके, तो रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों वैल्यूज जो है 111 है और हमने क्या सीखा था, 111 का मतलब 7। ओके, तो यूजर का क्या आना चाहिए, 7। ओके, और फिर क्योंकि रीड एंड राइट ही है सिर्फ 2 ही 1 आने चाहिए, 110 और 110 क्या रिप्रेजेंट करता है, 6। ओके, एंड सिमिलरली ओनली रीड पे मेंशन करना है तो क्या होगा, 100 आएगा। इसका मतलब क्या है, 100 का मतलब 4। ओके, तो 764 नाम की ये जो तीनों वैल्यूज है इनको मेंशन करना पड़ेगा हमें। ओके, chmod 764 जो भी sample.txt या जो भी पर्टिकुलर फाइल है आपके पास, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, राइट। सो मैं इसको क्लियर ऑफ कर लेता हूं, एक बार ls स्पेस -l रन किया मैंने। ओके, तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, मान लीजिए हमने practice.txt को चूज किया। ओके, तो ये क्या बता रहा है, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है हमारे लिए, हाइफन है। हाइफन का मतलब क्या है, ये एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है तो इसका मतलब फाइल ही है। ओके, और फिर इसके बाद जो आने वाले 3 कैरेक्टर्स हैं, RW माइनस लिखा हुआ है, मतलब यूजर की क्या परमिशंस हैं, सीधा सीधा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली इसके अगले 3 क्या है, R डबल माइनस, है ना, डबल हाइफन, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप्स जो है वो रीड ही कर सकती हैं और अदर्स जो है वो
भी रीड ही कर सकते हैं करके, राइट। और अभी हम क्या चाहते हैं, इस practice.txt के परमिशंस जो है वो कुछ ऐसे बदल जाए जहां पे यूजर जो है रीड राइट और एग्जीक्यूट कर पाने चाहिए, ओके। और फिर ग्रुप्स जो है रीड एंड राइट कर सकते हैं और बाकी जो बचे अदर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं करके, ओके। और इसके लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा हमें, chmod, ओके, क्योंकि चेंज मोड, ओके। और फिर इसके बाद यूजर्स के लिए कौन सी परमिशंस चाहिए, रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब 111 मतलब 7, राइट। और फिर उसके बाद ग्रुप्स के लिए क्या चाहिए, रीड एंड राइट विच बेसिकली मींस 110 जिसका मतलब है 6, ओके। और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशंस चाहिए 100 मतलब 4, राइट। chmod 764 लिख लिया हमने, ओके। और फिर हमारा टारगेट फाइल क्या है, practice.txt, राइट। और जैसे ही हमने इसको एंटर प्रेस किया, चलिए देखते हैं क्या परमिशंस चेंज हुई या नहीं, ओके। तो ls-l, और जैसा कि आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी परमिशंस बदल गई हैं, है ना। तो अगर आप यहां ऊपर देखेंगे तो यहां पे क्या है, हाइफन तो है क्योंकि ये फाइल है। इसके बाद क्या हुआ, रीड राइट और एग्जीक्यूट नहीं था, और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों है, ओके। तो जो नए परमिशंस आपने अप्लाई किए हैं वो अप्लाई हो गए, ओके। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहां पे ये व्हाइट कलर में था और यहां पे ग्रीन कलर में आ गया, ओके। बेसिकली अगर आपको यहां पे ग्रीन कलर में दिख रहा है इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटेबल परमिशंस जो है वो इस पे अप्लाई हो गई है करके, राइट, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने अभी क्या सीखा, फंडामेंटली अगर आपको एक रूट यूजर की तरह काम करना है तो sudo यूज कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटेबल का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो विच यूज कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल के परमिशंस बदलना चाहते हैं तो वहां पे क्या क्या करना है ये हमने देख लिया, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आप परमिशन चेंज करना चाहें तो chmod यूज करेंगे, अगर आपको ओनरशिप ही चेंज करनी है तो क्या करेंगे आप, उसके लिए chown ये वाला कमांड यूज कर सकते हैं, ओके। या आप इसको चाउन भी बुला सकते हैं अगर आपको बुलाना हो तो, ओके, राइट। सो ओनरशिप बदलने के लिए जैसे परमिशंस बदलने के लिए chmod है, सिमिलरली ओनरशिप बदलने के लिए चाउन है, chown, ओके। और क्योंकि ये ओनरशिप लेवल पे बदलाव हो रहा है हमें फिर से sudo यूज करना पड़ेगा, ओके। और इसका सिंटैक्स भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, sudo स्पेस chown, ओके, फॉलोड बाय जिस यूजर का नाम आप जिस यूजर के बारे में आप बदलना चाहते हैं वो, और जिस फाइल के बारे में ये यूजर बदलना चाहते हैं वो, ये दोनों मेंशन करेंगे आप, राइट। और जाहिर सी बात है जैसे मैंने अभी कहा था कि जब आप ओनरशिप लेवल पे, सिस्टम लेवल पे काम कर रहे हैं आपको हमेशा sudo यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ओके, राइट। सो क्लियर ऑफ कर लेते हैं इसको, राइट। और अभी मुझे क्या पता है, ls-l मैंने टाइप किया तो इस practice.txt का यूजर कौन है, ओनर कौन है, cs लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अगर मान लीजिए मुझे इसको रूट में बदलना है, मैं क्या करूंगा, sudo स्पेस chown, राइट, सो चेंज ओनरशिप, ओके। और फिर मान लीजिए मुझे इसको रूट में बदलना है तो क्या करूंगा, रूट स्पेस जो practice.txt है वो, राइट। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और फिर से एक बार ls-l रन किया तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, यूजर जो है वो cs से बन गया रूट, ओके। फिर से अगर मुझे वापस CS में बदलना है, ऑल आई वुड नीड टू डू इज सीधा जो कमांड हमने रन किया था उसी में वापस जाके उसी कमांड को फिर से भी टाइप कर सकते हैं आप, ओके। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CS लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करके देखेंगे तो यूजर जो है वो वापस CS हो गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने ओनरशिप कैसे चेंज करने है ये भी देख लिया, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ यूजर्स ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है, sudo यूज करेंगे आप, chown यूज करेंगे, उसके साथ साथ इससे पहले हमने क्या किया था, सिर्फ यूजर मेंशन किया था, है ना। इस बार हम क्या कर सकते हैं, यूजर के साथ साथ कॉलन देके ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं और फाइल नेम दे सकते हैं यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल sudo स्पेस chown, ओके। और फिर यूजर रूट है, ग्रुप भी रूट है, तो उसको ऐसे मेंशन करके हम सीधा फाइल नेम .txt दे सकते हैं, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। सो इसको मैंने कर लिया क्लियर, ओके। और sudo स्पेस chown स्पेस मुझे क्या चाहिए, यूजर भी बदलना है और ग्रुप भी बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर रूट है, कॉलन ग्रुप भी रूट है, और कौन से पर्टिकुलर फाइल को बदलने हैं हम, practice.txt, राइट। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और ls-l देखा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि परमिशंस तो वैसी की वैसी बदल चुकी हैं इसकी, राइट, जैसे हमने पहले बदला था इनका। और फिर इसके बाद यूजर बन गया रूट और जो ग्रुप था वो भी रूट बन चुका है, राइट। सो ये हमने देख लिया, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक पर्टिकुलर फाइल को रूट यूजर की तरह रन करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर काम को रूट यूजर की तरह करने के लिए आपको sudo नाम का कमांड जो है वो यूज करना पड़ेगा, है ना। और फिर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए विच नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, एक नया यूजर ऐड करने के लिए यूजर ऐड, और उस यूजर का पासवर्ड सेट करने के लिए या बदलने के लिए आप पासवर्ड नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, PASSWD, ध्यान रखिएगा पासवर्ड में 0 या OR नहीं है, ओके, PASSWD है ये, राइट। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर किसी दूसरे यूजर की तरह आप रन करना चाहते हैं तो SU नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे, है ना। अगर परमिशंस बदलनी है तो chmod और ओनरशिप ही बदलना है तो chown, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने ये सारी चीजें जो है ये सीख ली, ओके। अभी बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, यूजर्स कैसे होते हैं, परमिशंस कैसे बदलते हैं, इनके बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में, ओके। तो
जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यूजुअली कौन सा तरीका अपनाते हैं आप, सीधा प्ले स्टोर ओपन करेंगे अगर आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, या फिर अगर आपका iOS मोबाइल है तो ऐप स्टोर ओपन करेंगे, है ना। वहां पे सर्च करेंगे कि आपको कौन सा पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए और जैसे ही उसका आइकन दिखेगा आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं, है ना। एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली जब आप लिनक्स में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें तो जैसे आपके मोबाइल डिवाइसेस में ऐप होता है, सिमिलरली लिनक्स में क्या होता है, इसको पैकेज कहते हैं। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो उसको पैकेज कहते हैं, है ना। और पैकेज को बस ऐसे मान लीजिए कि जो जो पर्टिकुलर फाइल्स इस सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है, ओके, उन सबका एक कंप्रेस्ड फाइल मान लीजिए, ओके, एक कंप्रेस्ड कलेक्शन ऑफ फाइल्स जिनकी मदद से आप ये सॉफ्टवेयर पैकेज एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ओके, इसीलिए इसको पैकेज कहते हैं, राइट। और इन पैकेजेस को जो है यूजुअली ग्रुप करके रिपोजिटरीज में स्टोर करके रखा जाता है, ओके। सो बस ऐसे मान लीजिए कि रिपोजिटरी का मतलब है ग्रुप ऑफ पैकेजेस, राइट। मूविंग अहेड, तो हमने क्या देखा, पैकेज के बारे में समझ लिया और रिपोजिटरी के बारे में भी समझ लिया, है ना। अब जाहिर सी बात है लिनक्स में पैकेजेस हैं जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। और इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जिसको हम कहते हैं पैकेज मैनेजर, राइट। इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पैकेज मैनेजर या पैकेजिंग टूल की जरूरत होती है, ओके। और उनमें से ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं, उनमें से वन ऑफ द एग्जांपल्स और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस क्या है, एपीटी, राइट, एडवांस्ड पैकेजिंग टूल, राइट। तो इसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज को, लिनक्स में स्पेसिफिकली लिनक्स के लिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो, या फिर इंस्टॉल करना चाहें या अपग्रेड करना चाहें या उसको डिलीट ही या रिमूव ही करना चाहें तो एपीटी को यूज कर सकते हैं आप, ओके। तो बेसिकली आप एपीटी यूज करके ये सारा काम कर सकते हैं, बट अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो आप सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, है ना। अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सिस्टम में इंस्टॉल होगा, उसको रिमूव करना है वो भी सिस्टम में ही होगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, एक रूट यूजर की तरह जाके रूट यूजर परमिशंस लेते हुए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप sudo नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे, राइट। और एपीटी को यूज करने के लिए कमांड क्या है, एपीटी, राइट। तो जैसे ही आप sudo स्पेस एपीटी यूज करेंगे उसकी मदद से आप कोई ना कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं, राइट। सिंपली अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में से, क्योंकि जाहिर सी बात है पैकेजेस कहाँ रहती हैं, रिपोजिटरी के अंदर एक कलेक्शन ऑफ पैकेजेस होता है वो, है ना। तो वहां से उठा के कोई पैकेज आप अपने लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहें तो कमांड क्या होगा, एपीटी इंस्टॉल, जो भी पैकेज का नाम आप देना चाहते हैं वो, है ना। और क्योंकि हम सिस्टम लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे कमांड के आगे क्या आएगा, sudo, राइट। sudo एपीटी इंस्टॉल पैकेज अंडरस्कोर नेम, राइट। सो पैकेज नेम जो है बेसिकली जैसे ही आप मेंशन करते हैं वो सीधा जाके रिपोजिटरीज में सर्च होता है और उसी के मुताबिक इंस्टॉल भी हो जाता है ना, प्रेटी सिंपल, ओके। तो जैसे लिनक्स में एपीटी है, सिमिलरली अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग पैकेज मैनेजर्स होते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप मैक ओएस के बारे में बात करें तो वहां पे ब्रू नाम का एक पैकेज मैनेजर होता है, जैसे एपीटी है वैसा ही ब्रू, ओके। और बाकी सारे अलग अलग टाइप के लिनक्स होते हैं, फेडोरा लिनक्स होता है, रेड हैट होता है, सेंटोस होता है, इन सारी चीजों में पैकेज मैनेजर क्या होता है, यम, ओके, YUM, ओके। ऐसे अलग अलग पैकेज मैनेजर्स होते हैं, ओके। मान लीजिए आप वेब से कोई पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, ओके। तो उसके लिए जो है wget नाम का एक कमांड लाइन यूटिलिटी होता है जिसकी मदद से आप वेब में इंटरनेट से कोई भी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें, wget नाम का कमांड अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम में नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, एपीटी यूज करके। और क्योंकि एपीटी की वजह से सिस्टम लेवल पे चेंज हो रहा है, हम क्या करेंगे, वहां पे sudo यूज करेंगे, है ना। तो sudo एपीटी, और क्योंकि आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टॉल लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या है, wget लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना, राइट। तो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। तो इसको हमने कर लिया क्लियर, ओके। और अभी हम क्या करेंगे, wget नाम के इस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना है ना। तो sudo स्पेस एपीटी स्पेस इंस्टॉल wget, ओके। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ये एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज में सर्च करके हमें ये बताएगा कि wget जो है ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली होता यह है कि जब भी आप sudo apt इंस्टॉल रन करते हैं तो वहां पे सीधा आपका सिस्टम जाके क्या करता है कि जो भी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज हैं उनमें जाके चेक करेगा कि मेरे पास जो पर्टिकुलर wget का वर्जन है, अगर है तो उसका वर्जन और जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के अंदर जो वर्जन है क्या दोनों मैच करते हैं या नहीं, ओके। अगर नहीं मैच हुआ तो नया वाला वर्जन डाउनलोड कर देगा, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जो भी एग्जिस्टिंग वर्जन है उसको लाके डाउनलोड कर लेगा, राइट। तो ऐसे sudo apt इंस्टॉल यूज करके आप कोई भी पर्टिकुलर पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो अगर आपको फाइल एक पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करना है, कैसे करना है ये आपने देख लिया, है ना। तो मान लीजिए आपने wget इंस्टॉल कर लिया, है ना। उसको यूज करके आप मान लीजिए कोई रिसोर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, ओके। आप सीधा क्या करेंगे, wget इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कॉल करेंगे, उस पर्टिकुलर कमांड को यूज करेंगे, है ना। wget स्पेस जो भी URL आप देना चाहते हैं, जिस किसी भी पर्टिकुलर URL को आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो, है ना। तो सीधा wget स्पेस डबल कोट्स के अंदर, ध्यान रखिएगा डबल कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो wget स्पेस डबल कोट्स के अंदर आप सीधा वो URL मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलिए आप एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ओके, राइट। तो अभी मैंने एक कमांड कॉपी करके रखा हुआ है, राइट। सो जो URL मुझे चाहिए मैंने उसको रेडी रखा हुआ है, ओके। तो सीधा क्या करूंगा मैं, wget स्पेस जो भी पर्टिकुलर URL मुझे पेस्ट करना था वो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इस पर्टिकुलर URL को रन करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो जस्ट ए मिनट, इन डबल कोट्स का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट। सो wget स्पेस इन डबल कोट्स के अंदर जो भी URL मुझे देना था वो, राइट, ये जो livewire.com यूजर्स ऑफ कमांड wget लिखा हुआ है ना। तो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, यूजर्स ऑफ कमांड wget समथिंग समथिंग जो कोड है वो सेव हो चुका है करके हमें बता रहा है ना, राइट। सो एक बार ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में डाउनलोड हुआ है या नहीं। ओके, तो ls स्पेस -l लिखेंगे हम, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूजर्स ऑफ कमांड wget लिखा हुआ है। ओके, और हमें ये क्या पता चल रहा है, क्या ये डायरेक्टरी है या एक फाइल है, ये पता चल रहा है। एज ए यूजर हम इसको रीड राइट कर सकते हैं और बाकी लोग जो है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं करके। ओके, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा फाइल होगा, है ना, बहुत ज्यादा ही इसका साइज है, ऑलमोस्ट 18635 मतलब ऑलमोस्ट 18 MB तक है ना। तो अगर इसको हमें ओपन करना है, अगर इसको पढ़ना है, तो मान लीजिए क्या करेंगे हम, अगर इसको पूरा का पूरा पढ़ना है तो हम कैट कमांड यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ऊपर के सिर्फ 3 या 4 लाइंस ही चाहिए, क्या करेंगे हम, या फिर ऊपर के सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ही चाहिए, क्या करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, हेड, राइट। तो मान लीजिए हमने लिख लिया हेड स्पेस, हमें चाहिए सिर्फ 2 लाइंस, ये लिख लिया, और ये जो यूजर्स है फाइल का नाम दे दिया हमने, है ना। और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया सबसे ऊपर वाले 2 लाइन जो है वो आ गए और हमें पता चल गया कि ये एक HTML फाइल है करके, राइट। तो वेब से फाइल्स कैसे डाउनलोड करना है ये हमने देख लिया, है ना। और फिर wget यूज करके ऐसे ही कई सारे रिसोर्सेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आगे चलते हुए आप डाउनलोड भी करेंगे। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं। अभी तो हमने क्या देखा, wget कमांड को इंस्टॉल कैसे करना है ये देख लिया, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो कैसे इंस्टॉल होगा ये हमने समझ लिया, और फिर उसको कैसे यूज करना है ये भी देख लिया हमने। ओके, सिमिलरली एक और कमांड होता है जिसका नाम है curl, CURL। ओके, ये कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसकी मदद से आप किसी भी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सर्वर में कोई भी पर्टिकुलर फाइल को भेजना या फिर वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आना, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, कर्ल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, apt यूज करना है, इंस्टॉल वाला कमांड यूज करना है, और क्योंकि आप सिस्टम लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं आपको क्या यूज करना पड़ेगा, sudo, क्योंकि आपको रूट यूजर परमिशन चाहिए, राइट। तो sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस curl, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, राइट, सो इसको मैंने कर लिया क्लियर, और हम लिखेंगे sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल, हमें इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है, curl, राइट। सो हमने एंटर प्रेस किया एंड ये बता रहा है कि कर्ल भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है करके, राइट। सो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टूल्स ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके, और हमें पता चल गया कि कर्ल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम के अंदर, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं। राइट, तो हमने ये तो देख लिया कि कर्ल को इंस्टॉल कैसे करना है, ये हमने देख लिया, है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए कर्ल को यूज करके आप कोई ना कोई URL को लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे यूज करेंगे इसको, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं उसका नाम फॉलोड बाय द URL, है ना। सो कर्ल स्पेस डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए हमारा टारगेट URL जो है वो wttr.in है। ओके, wttr.in बेसिकली एक वेबसाइट है जो बेसिकली आपको वेदर रिपोर्ट देता है बेसिकली, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, राइट, सो हमने इसको कर लिया क्लियर। ओके, और क्या करना है हमें यहाँ पे, wttr.in नाम के इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, लाना है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, कर्ल लिख लिया हमने, ओके, और फिर डबल कोट्स के अंदर देना है URL हमें, तो क्या करेंगे, wttr.in दे दिया, और एंटर प्रेस करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन आपका नेटवर्क स्पीड कितना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिल गया वेदर रिपोर्ट का, है ना। ब्यूटीफुली जैसे उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर था वैसे आ गया हमारे लिए, है ना। तो कितनी डिग्रीज है, पार्टली क्लाउडी है या नहीं, वेदर रिपोर्ट बेसिकली, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि बेसिकली कर्ल नाम का एक टूल होता है जिसकी मदद से आप सर्वर के साथ काम कर सकते हैं। ओके, और फिर उस टूल को यूज करते हुए कैसे आप एक पर्टिकुलर URL रिसोर्स, मतलब किसी भी रिसोर्स को उसका कंटेंट लेके आ सकते हैं, ये हमने देख लिया, है ना। अभी तक तो बेसिकली हमने इतना जाना था कि हमें पैकेज का नाम पता है तो हम सीधा apt get इंस्टॉल लिख लेंगे, पैकेज नेम लिख लेंगे, और वो पैकेज नेम एग्जिस्ट करता है इसलिए सीधा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ये हमने देख लिया, है ना। बट कई बार ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे हमें पैकेज का एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता, बस उसमें थोड़ा बहुत पार्ट पता होता है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं कि apt-cache नाम का कमांड जो है उसको यूज करके किसी भी पर्टिकुलर पैकेज को सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए हो, क्या करेंगे आप, गूगल में जाकर कोई नाम सर्च करते हैं और उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। सिमिलरली आप apt-cache यूज करके रिपोजिटरीज के अंदर ये पर्टिकुलर पैकेज जो है, जो भी पर्टिकुलर आपने नाम दिया है उस नाम से कोई पैकेज एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, है ना। सीधा इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि आप सिस्टम लेवल की चेंजेस कर रहे हैं, sudo स्पेस apt-cache स्पेस सर्च लिखेंगे। सर्च के बाद मान लीजिए आपका पैकेज नेम जो है वो गूगल से शुरू होता है, GOOGLE से शुरू होता है, तो गूगल मेंशन कर लेंगे और आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएगा, लिस्ट ऑफ पैकेजेस आ जाएंगे जिस पर्टिकुलर पैकेज के नाम के अंदर जो पैटर्न आपने दिया है, गूगल आपने जो दिया है वो एग्जिस्ट करता है करके, राइट। कमांड क्या होगा, sudo स्पेस apt-cache, ध्यान रखिएगा apt हाइफन और कैशे के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ओके, सो sudo apt-cache स्पेस सर्च स्पेस जो भी पैकेज नेम आप फाइंड करना चाहते हैं वो, राइट। चलिए इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट, सो इसको हमने कर लिया क्लियर,
CLEAR क्लियर कर लिया। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमें गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है और हम पूरा का पूरा नाम नहीं जानते। ओके, तो क्या करेंगे, sudo स्पेस apt, स्पेस का ध्यान रखिएगा, apt-cache फॉलोड बाय सर्च करना है हमें, है ना। सो SEARCH सर्च लिख लिया और क्या सर्च करना चाहते हैं, गूगल। ओके, तो बेसिकली कपल ऑफ सेकंड्स के बाद आपको गूगल उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर अगर गूगल नाम का वर्ड है तो वो पर्टिकुलर सारे के सारे पैकेजेस का लिस्ट दे देगा आपको, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो अगर ऊपर से देखेंगे तो गूगल लिखा हुआ है हर जगह, हर किसी लाइन में कहीं पे भी अगर आपको गूगल जो भी आपने सर्च क्वेरी लिखी है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो सारे के सारे पैकेजेस का लिस्ट आ जाएगा, है ना। आप इसको देख के फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कौन सा पर्टिकुलर फाइल इंस्टॉल करना चाहते हैं करके, राइट। तो हमारी जरूरत के मुताबिक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं। अभी तो हमने पैकेज को सर्च कैसे करना है ये देख लिया, है ना। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं ये देख लिया। मान लीजिए आपके पास एक पैकेज है, ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मतलब जाहिर सी बात है अगर सॉफ्टवेयर है तो अपडेट्स भी होंगे, है ना। एक ही वर्जन पे तो अटका नहीं रह जाएगा, राइट। हर बार एक नया वर्जन रिलीज होता है, नए फिक्सेस रिलीज होते हैं, ओके। और जरूरी भी है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, ओके। तो लिनक्स में भी आपको पैकेजेस को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको लिनक्स में पैकेजेस अपडेट करने हैं तो क्या करना होगा, अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं आप, ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ओके, तो उसको अगले वर्जन पे ले जाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए आप अपग्रेड नाम का कमांड यूज करेंगे, राइट। जैसे इंस्टॉल करने के लिए apt इंस्टॉल यूज किया आपने, सिमिलरली एक पर्टिकुलर पैकेज को अपडेट या अपग्रेड करने के लिए apt स्पेस अपग्रेड या apt स्पेस अपडेट लिख सकते हैं आप, ओके। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अपग्रेड की बात करें आप किसी एग्जिस्टिंग पैकेज को उसके अगले वर्जन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो अपग्रेड वहां पे काम आता है। सिमिलरली अगर आपको जाहिर सी बात है हमें क्या पता है, रिपोजिटरीज होती हैं, रिपोजिटरीज के अंदर पैकेजेस होती हैं, ओके। मान लीजिए एक नया डेवलपर आया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आए और उन्होंने क्या किया, किसी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के अंदर एक नया पैकेज जो है, नया सॉफ्टवेयर जो है वो ऐड कर लिया, ओके। और जाहिर सी बात है जब तक हम चेक नहीं करेंगे हमारे सिस्टम को ये नहीं पता चलेगा कि उस रिपोजिटरी के अंदर एक नया पैकेज आया है करके, राइट। तो ऐसे चेक करने के लिए, मतलब रिपोजिटरी अप टू डेट है या नहीं वो चेक करने के लिए, मतलब रिपोजिटरी के अंदर जो लिस्ट ऑफ पैकेजेस है वो अप टू डेट रखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, apt स्पेस अपडेट रन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम नए नए पैकेजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो अपडेट का मतलब क्या है, पैकेजेस का लिस्ट जो होता है, रिपोजिटरी जो होता है उसको अपडेट करना, मतलब उस लिस्ट के अंदर अगर नए पैकेजेस आए हैं या नहीं उसका रिकॉर्ड अपने सिस्टम के अंदर रखना, ओके। और जब भी आप अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, बस मान लीजिए किसी एग्जिस्टिंग पैकेज या सारे के सारे पैकेजेस आपके सिस्टम के अंदर जो भी सारे पैकेजेस होंगे जिनके वर्जन एग्जिस्टिंग वर्जन से मैच नहीं करते, ओके, तो उनको अपग्रेड किया जाएगा, मतलब उसके अगले लेवल के वर्जन तक ले जाया जाएगा, ओके। एक बार इसको ट्राई भी कर लेते हैं, ओके। चलिए तो हमने क्लियर कर लिया, sudo स्पेस apt स्पेस अपग्रेड लिखा हमने, ओके। और क्योंकि हमने यहां पे स्पेसिफिकली किसी पैकेज का नाम नहीं लिया है, ये क्या करेगा, अभी आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर जो भी सारे पैकेजेस हैं सबको चेक करेगा किसी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के साथ, ओके। और उस रिपोजिटरी में जो वर्जन है इस पैकेज का, अगर वो वर्जन और आपके सिस्टम वाला वर्जन मैच नहीं करता तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि सो एंड सो पैकेजेस को आपको अपग्रेड करना है करके, राइट। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं lib event 2.0-5 लिखा हुआ है, इनको इनकी जरूरत नहीं है बता रहा है, ओके, और इनको अपग्रेड करने की जरूरत है ऐसे लिखा हुआ है, और ये बता रहा है कि 10.6 MB ऑफ आर्काइव्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, इतना ज्यादा स्पेस जो है वो यूज किया जाएगा करके, ओके। और अगर मैं ये प्रोसेस अभी शुरू करूं तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसको, ओके। मान लीजिए मुझे अपग्रेड नहीं करना, मैं सीधा n मेंशन कर सकता हूं और एंटर प्रेस कर सकता हूं और ये अबॉर्ट हो जाएगा, रुक जाएगा ये प्रोसेस पूरा का पूरा, ओके। सिमिलरली अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे सिस्टम के अंदर जो रिपोजिटरी का लिस्ट है, पैकेजेस का लिस्ट है वो, और क्या वाकई में जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट है, क्या वो दोनों मैच करते हैं या नहीं, ये फाइंड आउट करना है। कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, अपडेट, राइट। तो sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट, ओके। और ये क्या करेगा, बेसिकली आपके पास जो सारे के सारे रिपोजिटरीज हैं वहां पे जाके चेक करेगा कि कोई ना कोई चेंजेस है या नहीं, ओके। सारे के सारे रिपोजिटरीज में जाके वेरिएशन के मुताबिक ये सर्च करते हुए जाएगा, राइट। तो ऐसे सर्च करके फाइंड आउट करके बता देगा कि कुछ नए इतने पैकेजेस अपग्रेड किया जा सकते हैं, ओके, और ये फलाना लोकेशन से ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है करके ऐसे लिख के बता देगा आपको, राइट। और इसके बाद आप फिर से अपग्रेड रन करके नए पैकेजेस को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ओके। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, एक पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना है, पैकेज होता क्या है ये समझ लिया हमने, इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देख लिया, उसको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं ये भी देख लिया, ओके। मान लीजिए जाहिर सी बात है इन जनरल अगर हम अपने सिस्टम के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे रिपोजिटरीज एग्जिस्ट करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती, है ना। अब हमारे पास लिनक्स रिपोजिटरीज जो ऑफिशियल वाले होते हैं उनकी लिस्ट होगी, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि इन जनरल हम भी खुद सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, उनको पब्लिश भी कर सकते हैं करके, ओके। सो मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर ऐसे रिपोजिटरी की जरूरत पड़ गई जो किसी ने क्रिएट किया है और जो ऑफिशियल रिपोजिटरीज में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो क्या होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिपोजिटरी आपके सिस्टम के अंदर ऐड नहीं हुआ है, आपके इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो क्या होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा ऐड स्पेस apt स्पेस रिपोजिटरी नाम का जो कमांड है उसको यूज करके किसी भी रिपोजिटरी को आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ओके, राइट। तो
याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे ही कोई भी पर्टिकुलर रिपोजिटरी ऐड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप जहां से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो सही है या नहीं, ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी की मिलती है हमें। ओके, सो apt-की को यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर पैकेज की ऑथेंटिसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आप सही जगह से लेके आ रहे हैं या नहीं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। सो मान लीजिए MongoDB नाम का एक पैकेज जो है वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, सो MongoDB जो है एक बहुत ही पॉपुलर पैकेज है। ओके, इसके बारे में आप आगे चल के भी सीखेंगे इसके बारे में। ओके, सो मान लीजिए इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट कैसे ट्राई करेंगे आप, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल और mongodb-org जो भी पर्टिकुलर पैकेज का नाम होना चाहिए वो ट्राई करेंगे आप, है ना। तो मान लीजिए आपने उसको ट्राई किया, बट जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज हैं आपके सिस्टम के अंदर, है ना, उसके अंदर ये mongodb-org जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा, अनेबल टू लोकेट पैकेज नाम का एक एरर दिखाएगा आपको। ओके, तो क्या करेंगे, हमें इतना तो समझ आ गया कि एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज में तो है नहीं, तो आपको एक नई रिपोजिटरी को ऐड करना पड़ेगा, है ना। और हर बार याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक रिपोजिटरी ऐड करना चाहें तो उसकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे करेंगे, उसके लिए सीधा आप क्या करेंगे, एक apt की लाएंगे उसका, है ना, उस रिपोजिटरी के अंदर जाके उसका की लाने की कोशिश करेंगे। ओके, और उस की को लाके आप सीधा apt-की के अंदर ऐड कर लेंगे, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। जब भी हमेशा जब भी आप एक रिपोजिटरी ऐड करना चाहें तो एक सिक्योरिटी की होता है जिसको आप ऐड करेंगे। और कैसे ऐड करेंगे, sudo स्पेस apt-की स्पेस ऐड लिखेंगे और फिर हाइफन देके जो भी की आईडी है उसको ऐड कर लेंगे आप, है ना। तो यहां पे क्या करना होगा, आपको उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में जाके उस पर्टिकुलर की को आइडेंटिफाई करके लाके यहां पे ऐड करना होगा। ओके, तो अगर आपको एक सर्वर के साथ बात करनी है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लानी है, तो क्या करेंगे आप, कौन सा कमांड यूज करेंगे, कर्ल, राइट। सो कर्ल स्पेस उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का जो की वाला यूआरएल है वो मेंशन करेंगे। ओके, और कर्ल क्या करेगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन लाएगा। ओके, और जाहिर सी बात है आप उसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय पाइप यूज करके इस पर्टिकुलर कर्ल कमांड के आउटपुट को की ऐड, है ना, apt-की ऐड वाले कमांड के इनपुट की तरह भेज सकते हैं। ओके, तो इन दोनों कमांड्स को कंबाइन करके आप सीधा सीधा उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के की को ऐड कर लेंगे आप, है ना। और जब की ऐड हो गया, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, सीधा जाके रिपोजिटरी को ऐड करेंगे, है ना, राइट। सो रिपोजिटरी को ऐड करने के बाद हमेशा हैप्पीली आप sudo apt अपडेट रन करेंगे। अपडेट रन करने के बाद mongodb org शेल जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे आप। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, राइट, तो हमने इसको कर लिया क्लियर। ओके, मान लीजिए हम ट्राई करना चाहते हैं sudo स्पेस apt इंस्टॉल mongodb-org। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, sudo apt इंस्टॉल mongodb-org, राइट। सो ORG हमने टाइप कर लिया और ये प्रॉब्ली हमें एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो MongoDB ORG जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो मान लीजिए हमें पता है कि कौन से रिपोजिटरी से लाना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले रिपोजिटरी वाले की को ऐड करना पड़ेगा, है ना, राइट। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे उस कर्ल कमांड को लिखना होगा और उसको पाइप देके स्पेसिफिकली जहां पे आप ऐड करना चाहते हैं, sudo स्पेस apt-की स्पेस ऐड स्पेस हाइफन, राइट, वो वाला पार्ट जो है वहां पे लिखेंगे, है ना। सो हमने उसको लिख लिया, राइट। सो कर्ल जहां से हम ये की लाना चाहते हैं वो उसको ले जाके हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ये, राइट। सो जैसे हम इसको रन करेंगे, ये जल्दी जल्दी से इसको डाउनलोड करके जैसे ही हमें ओके रिपोर्ट मिल गया, इसका मतलब क्या है, सीधा हमें ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स था, है ना, ये जो की था वो डाउनलोड हो गया, मतलब कर्ल ने एक्सेस कर लिया, उसको ले जाके इस sudo apt के ऐड के अंदर इनपुट की तरह भेज दिया और ये जाके ऐड हो गया, राइट। एक बार वापस चल के देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, राइट। चलिए, ओके, सो हमने क्या देखा, बेसिकली सबसे पहले हमने mongodb.org को ट्राई किया, है ना, सर्च करने की कोशिश की, चला या नहीं। ओके, ये इंस्टॉल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, सीधा हमने ले जाके उस पर्टिकुलर की को ऐड कर लिया। ओके, अब बारी किसकी है, हमें रिपोजिटरी को ऐड करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब ये चल के इसको ऐड कर लेते हैं हम। तो अभी हमें क्या करना है, इस रिपोजिटरी को ऐड करना है ना। तो सीधा क्या करेंगे, sudo स्पेस कैसे ऐड करना होगा, ऐड हाइफन apt रिपोजिटरी और फिर डबल कोट्स के अंदर जो पर्टिकुलर यूआरएल है वो, है ना। तो सीधा क्या करेंगे, sudo ऐड apt रिपोजिटरी और ये जो हमारा रिपोजिटरी का यूआरएल था वो हमने ऐड कर लिया, है ना। और अभी क्या करना होगा, क्योंकि हमारी रिपोजिटरीज का लिस्ट बढ़ गया है, नया रिपोजिटरी ऐड हुआ है, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों मैच करती है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट। ओके, और ये देखते ही देखते ये जो MongoDB का जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था वो वाले रिपोजिटरीज को इंक्लूड करते हुए अपडेट को रन करेगा। ओके, और फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, सीधा MongoDB को इंस्टॉल करना ही बाकी है ना। तो क्या करेंगे, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस क्या चाहिए हमें, mongodb-org शेल, राइट। और जैसे ही हमने इसको रन किया, इस बार ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो 13.3 MB जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो हमने एक रिपोजिटरी को कैसे ऐड करना है ये देख लिया, है ना। अब मान लीजिए आप एक पैकेज को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, तो अनइंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा, फिर से apt को यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि apt को यूज करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और
अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, राइट। और इसका कमांड भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके। सो sudo स्पेस apt स्पेस रिमूव और जिस पैकेज को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं वो, राइट। सो आप इसको ट्राई आउट भी कर सकते हैं, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, फंडामेंटली अगर आपको पैकेजेस के साथ काम करना है तो आपको apt यूज करना पड़ेगा कुछ लिनक्स सिस्टम्स में, macOS में brew यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही सिमिलरली yum भी होता है, yum, ओके। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेब रिसोर्स को डाउनलोड करना है, wget नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बस लाना ही है, डाउनलोड नहीं करना, तो कर्ल यूज कर सकते हैं, ओके। और किसी पैकेज को ढूंढने के लिए apt कैचे यूज करेंगे, किसी नए रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए apt add रिपोजिटरी यूज करेंगे, ओके। और जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को ऐड करने से पहले आपको उसका की ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो apt की यूज करेंगे आप, ओके। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, जब आप सुपर यूजर या फाइल परमिशन के बारे में बात करें तो हमने ऑथराइजेशन लेवल्स के बारे में देखा था, एक सुपर यूजर होता कौन है ये समझ लिया था,